हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो डालने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि ये चैनल किससे रिलेटेड होने वाला है, और थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम रूही है। मैंने 2023 में एसएससी के बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे एंड उसमें आज स्कोर्ड 95.80% मेरे 10th के बोर्ड्स में। एंड मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया है सो दैट मैं आप सभी को हेल्प कर सकूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई हैव स्टार्टेड दिस स्पेसिफिकली फॉर साइंस बिकॉज़ मैंने अपने 10th के बाद साइंस स्ट्रीम चूज़ किया था एंड वहाँ पे भी मैंने 12th बोर्ड्स में सीबीएसई के थ्रू दिए थे, जिसमें आई हैव स्कोर 91% इन माई 12th बोर्ड्स। तो मुझे साइंस में पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड सिंस आई हैव फ्री टाइम नाउ अ लिटिल बिट, तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है सो दैट मैं आप सभी को हेल्प कर पाऊँ। और सिर्फ साइंस ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो 10th में जो एक ट्रिक चाहिए, जो टिप्स चाहिए पेपर लिखने के टाइम, पेपर सॉल्व करने के टाइम, वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। उसमें भी मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी बिकॉज़ मुझे पता है क्या किधर ट्रिक्स अप्लाई होते हैं। बिकॉज बीइंग अ टॉपर आई नो कि क्या क्या चीज़ आपको हेल्प करेगा। तो फ़िलहाल अभी हम साइंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी लगे कि इस जगह पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो फिर आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए एंड हम पक्का इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ में। ठीक है, एंड आपको साइंस के अलावा कौन कौन से और सब्जेक्ट्स चाहिए, अगर कोई हेल्प चाहिए, स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट हो जिसमें आपको हेल्प चाहिए, कोई टिप्स चाहिए, कोई ट्रिक्स चाहिए, वो भी हम ज़रूर शेयर करेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइंस 2 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो चैप्टर का नाम है वो है एनिमल क्लासिफिकेशन। अब बहुत लोगों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। इनिशियली जब मैंने ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फाइलम के नाम है जिसको लर्न करने में बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। बट हम यहाँ पे करेंगे, बहुत इजीली करेंगे। तो आपको बस क्या करना है, अपना जो साइंस का टेक्स्ट बुक है उसको सामने खोलना है एंड जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ वैसे वैसे सुनना है। ट्राई करना कि मैक्सिमम जो चीज़ है वो आपको लर्न हो जाए क्लास में ही, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ वो आप ट्राई करना कि आप लर्न कर पाओ क्लास के साथ ही। तो फिर जब क्लास ख़त्म हो जाए, लेक्चर ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है हम टेक्स्ट बुक को रीड करें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। तो ये पार्ट्स, चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम इसको पार्ट्स में लेंगे। अब यही मैंने फर्स्ट चैप्टर क्यों लिया, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि बहुत लोगों को ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम डिफ़िकल्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे और फटाफट इसमें मार्क्स ले लेंगे, क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन जो है उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। एंड जो ज़्यादातर बच्चे जैसे मैंने देखा है वो लोग ये जो चैप्टर के क्वेश्चन है उस नहीं अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर डिफ़िकल्ट है। बट मेक श्योर अगर आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस स्टार्टिंग से एंड तक आपको लगे रहना है, ठीक है, मेरे साथ। तो और ये एक साइडेड नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको भी सामने से एफर्ट्स देने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं एनिमल्स के, फाइलम्स के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे लर्न करना है, बट आपको भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बोल के नहीं होने वाला है। तो आप साइड में जितने भी फाइलम के नाम्स हैं, एनिमल्स के नाम हैं, एग्जाम्पल्स है, कौन से फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सब आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट सब माइंड में इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें अभी एनिमल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर। अब सबसे पहले तुम बोलोगे कि क्लासिफिकेशन क्यों करना है भाई, क्यों लगा ये चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन, क्या ही कर लेंगे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। समझो एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स है। अब टीचर को क्या करना है, स्टूडेंट्स को पीटी के एग्ज़ाम के लिए लेके जाना है। अब वो बोल रही है कि यहाँ पे हम ना स्टूडेंट्स को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक स्टूडेंट का रो होगा जिसमें सबकी हाइट बड़ी है,
एक रो होगा जिसमें जो मीडियम हाइटेड वाले हैं, एंड एक जो होगा जिसमें छोटे हाइट के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो हमने क्यों किया ये क्लासिफिकेशन? सो दैट जो एग्ज़ाम है वो लेना ईजी हो जाए। इसलिए हम हाइट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को अरेंज करेंगे। इवन जब भी मॉर्निंग असेंबली भी होती है तभी भी तो स्टूडेंट्स को हाइट के अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन इसलिए करना होता है सो दैट लर्निंग, जो अंडरस्टैंडिंग हो वो ईजी हो जाए। अभी अगर मैंने दूसरा एक एग्जाम्पल दिया कि अगर टीचर ने बोला ठीक है मुझे क्लासिफिकेशन करना है, दो मैं कंपार्टमेंट्स बना रही हूँ, दो रोज़ बना रही हूँ, एक में जिसमें बच्चे को स्पेक्स है वो एक जगह पे आ जाओ, दूसरे रो में जो बच्चे को स्पेक्स है वो दूसरे रो में आ जाओ। क्यों किया मैंने क्लासिफिकेशन, है ना, सो दैट ईजी हो जाए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। अच्छा मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा ये लोगों को स्पेक्स है और ये लोगों को स्पेक्स नहीं है ना। तो क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग होते हैं तो उनको क्लासिफाई करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैंने बोला कि हमारे अर्थ पे इतनी सारे एनिमल्स हैं और अभी तो और नए नए आ भी रहे हैं, बस इतने नहीं है और भी नए आ रहे हैं। तो इन एनिमल्स को क्लासिफाई करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एक एक एनिमल को पढ़ने जाऊंगी तो भी मेरे 7 जन्म कम पड़ जाएंगे, तो भी मैं दुनिया पे सारे भी एनिमल्स है उसको पढ़ नहीं पाऊंगी, इतने सारे एनिमल्स है ना। तो अगर मुझे इतने सारे एनिमल्स को क्लासिफाई करना है तो मैं उसको छोटे 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 ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगी, है ना। तो अगर मैंने एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया तो इसका मतलब अब ग्रुप्स में हम कौन से एनिमल्स को रखेंगे, जिसका कैरेक्टर सेम है। जैसे यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर क्या है, टॉल हाइट, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर क्या है, मीडियम हाइट, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर क्या है, शॉर्ट हाइट। तो अगर मैंने इसको देख लिया तो इसको देख के मैं समझ जाऊंगी अच्छा यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे सब टॉल हाइट वाले होंगे। मैं इस रो को देखूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा अच्छा यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे वो शॉर्ट हाइट वाले होंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेक्स। तो यहाँ पे अच्छा मैं देख सकती हूँ अच्छा ये रो में जितने भी बच्चे हैं उनको स्पेक्स है, ये रो में जितने भी बच्चे हैं उनको स्पेक्स नहीं है। तो अगर मैंने एक रो देख लिया तो मुझे पूरा पता चल जाएगा अच्छा ये पूरा लाइन जो है ये उन्हीं बच्चे का है जिसको स्पेक्स है, ये पूरा लाइन इन्हीं बच्चे को है जिसका स्पेक्स नहीं है। तो अगर मैंने किसी भी एक बच्चे को उठाया तो मैं सारे बच्चों के बारे में बोल सकती हूँ। वैसे ही एनिमल क्लासिफिकेशन भी ऐसा ही है, जहाँ पे हम एनिमल्स को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्यों ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? सो दैट मैं कोई भी एनिमल को पकड़ के उसके कैरेक्टर्स पढ़ूँ तो उस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं उनका भी कॉमन कैरेक्टर्स होगा, है ना। तो इसलिए जो एनिमल क्लासिफिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम एनिमल्स को क्लासिफाई करता है। तो हम ना लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बुक पढ़ते चलेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में जो है ना वो की पॉइंट्स को आपको ढूंढना होता है। और की पॉइंट्स कैसे मिलेंगे आपको, टेक्स्ट बुक लर्न करके ही मिलेगा, टेक्स्ट बुक रीड करके ही मिलेगा, है ना। तो टेक्स्ट बुक एकदम थरोली रीड करना है, मल्टीपल टाइम्स रीड करना है, सो दैट जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेन में बैठ जाए, और अगर क्वेश्चंस पूछे भी तो फिर आप बता पाओ यहाँ से, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ क्लियर होगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा कि क्यों एनिमल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे भी क्यों, जो वैलिड रीजंस है जो टेक्स्ट बुक में लिखे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। बस इतना, सो दैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो स्टडी है हमारी एनिमल से रिलेटेड, वो ईजी हो जाए, है ना। अब सबसे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस चीज़ों में क्लासीफाई किया है। अब ये आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो दो बॉक्सेस में ऐसे डिवाइड है, ठीक है। एक क्या है, प्रोकैरियोटिक, और एक क्या है, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो जिनमें पुराना न्यूक्लियस है, मतलब जो एकदम पहले, जो जब अर्थ फॉर्म हुआ था, जो पहले पहले टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स आए थे ना, उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, यू का मतलब ट्रू होता है, यू का मतलब सच्चा। तो जिनके पास सच्चा न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं।
मैम इतना समझ नहीं है, ठीक है और समझाती हूँ। देखो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, देखो प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले हमने क्या बोला कि एकदम पुराने ऑर्गेनिजम्स होंगे, एकदम प्रिमिटिव, मतलब जब अर्थ हमारा ताज़ा ताज़ा बना था ना, तब ये ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आए थे, प्रोकैरियोटिक। अब देखो डेवलपमेंट तो क्या हुआ, बाद में हुआ। तो ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे ना, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होता है, देखो हमारे जो बॉडी है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं। तो ये जो अगर लेट्स टेक कोई ऑर्गेन है, तो इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो बहुत पहले आए थे, तो इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, और ना ही अच्छा न्यूक्लियस होता है, ना ही इनके पास अच्छा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए वगैरह भी इनके पास इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो इनके पास बहुत अच्छा डीएनए होता है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होता है। समझा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक जो है उसमें आता है मोनेरा, ठीक है। मोनेरा सबसे पहले आया था। बेसिकली हमने आपने पढ़ा होगा कि आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था इनटू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। उसमें से जो मोनेरा है ना, वो सबसे पहले आया था, तो इसलिए वो प्रोकैरियोटिक में रखा है ना। जैसे जितनी भी बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया बहुत पहले आए थे, तो जितनी भी बैक्टीरिया है ना, सब किंगडम मोनेरा में आता है। अब यूकैरियोटिक में हमने 2 पार्ट्स कर लिए, एक है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और एक है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब हमने पढ़ा है कि सेल जो है ना, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम कब बोलेंगे कोई स्पीशी को कि वो जिंदा है कि वो मरा हुआ है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके पास सेल है, तो उसको हम बोलेंगे लिविंग। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके पास सेल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन लिविंग। अब तुम स्टोन को थोड़ी ना लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि उसके पास तो सेल होता ही नहीं है। लेकिन तुम खुद को तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सेल है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है इनटू यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बस एक ही सेल है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारे सेल्स है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अगर एक ही सेल है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, तुम हो क्लास के मॉनिटर और टीचर ने तुम्हें बोल दिया कि सारा काम तुम्हें ही करना है। टीचर के आने से पहले बोर्ड को भी इरेज तुम्हें ही करना है, बोर्ड को डेकोरेट भी तुम्हें ही करना है, टाइम टेबल भी तुम्हें ही करना है, क्लास का भी ध्यान तुम्हें ही रखना है, क्लास के क्लेनलीनेस का भी ध्यान तुम्हें रखना है, डिसिप्लिन का भी ध्यान तुम्हें रखना है। तो फिर तुम तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा ना तुम्हारे लिए, क्योंकि सारा काम एक ही नन्ही सी जान कर रही है। तो ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यही होता है, एक ही सेल है, वही सारा काम कर रहा है, वही एक्सक्रीशन कर रहा है, वही रेस्पिरेशन कर रहा है, वही रिप्रोडक्शन कर रहा है, वही खाना बना रहा है, वही डाइजेशन कर रहा है। तो यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता, काम का बंटवारा नहीं होता यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो एक सेल बोलेगा मैं रेस्पिरेशन करता हूँ, एक सेल बोलेगा मैं सेल डिवीजन करता हूँ, एक सेल बोलेगा मैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करता हूँ, एक सेल बोलेगा मैं रेस्पिरेशन में हेल्प करता हूँ, है ना। एक सेल बोलेगा मैं एक्सक्रीशन में हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सब लोग जो है ना, वो अपना काम बांट लेते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है ना। तो यहाँ पे काम करना इजी होगा, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं। यहाँ पे थोड़ा काम करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कौन आता है? प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा जो है ना, वो क्या होता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आता है। ये यूकैरियोटिक है, लेकिन ये यूनिसेल्यूलर है। यूकैरियोटिक मतलब इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी है, अच्छा खासा न्यूक्लियस भी है, डीएनए भी है, लेकिन एक ही सेल है इसके पास, है ना। तो प्रोटिस्टा में क्या आता है मैम? तुमने अमीबा के बारे में पढ़ा है,
तुमने यूग्लिना के बारे में पढ़ा है, पैरामीशियम के, ये पैरामीशियम है ना। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये क्या है, प्रोटिस्टा में आता है। ये जो है वो अपना बैक्टीरिया है जो मोनेरा में आता है। पैरामीशियम जो है वो किस में आता है, यूनिसेल्यूलर में आता है। और मल्टी सेल्यूलर तो हमने पढ़ा ही, अमीबा भी जो है वो यूनिसेल्यूलर में आता है। अब मल्टी सेल्यूलर तो हमने पढ़ा, जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब मल्टी सेल्यूलर में भी ना दो बेसिस में हमने डिवीजन किया है। एक है विथ सेल वॉल और दूसरा है विदाउट सेल वॉल। तो एक है विथ सेल वॉल और दूसरा है विदाउट सेल वॉल। अब मैम ये सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है ना वो एक प्रोटेक्शन कवरिंग होता है। जैसे अगर ये सेल है तो ये जो है वो सेल वॉल है, मतलब बाउंड्री है। जैसे तुम्हारे घर है, अब घर का जो दीवार है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही अगर ये कोई सेल है, लेट्स टेक ये सेल है, तो इसके बाहर एक वॉल होगी जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो मेरी ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास सेल वॉल होता है और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। तो हम जो है ना एनिमल्स, हमारे में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा जो सेल है ना, ये सेल होता है, इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। किसमें? एनिमेलिया किंगडम में। अभी सेल वॉल ऑर्गेनिजम्स वाले क्या है, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम फंजाई। फंजाई में क्या आता है, मशरूम्स, जो देखे हैं ना, ब्रेड मोल्ड देखा है कभी, ब्रेड पे फंगस ग्रो हो जाता है, वो सब फंजाई में आता है। और दूसरा किंगडम प्लांटे। अब यहाँ पे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्यों? क्योंकि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। किंगडम फंजाई को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स क्यों? क्योंकि ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते, ये जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, इसलिए हम इनको बोलते हैं हेट्रोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस करके। तो किंगडम प्लांटे जो है ना वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे वो खाना खुद बनाता है। और ये जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं प्लांट, इनके पास भी सेल वॉल होता है एंड इनके पास भी सेल वॉल होता है, लेकिन इनके पास, बेचारों के पास सेल वॉल नहीं होता है। तो प्लांट की मैम कौन सी सेल वॉल होती है? प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी है, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है। ठीक है, तो प्लांट्स की किसकी बनी है, सेल्यूलोज। फंजाई की किसकी बनी है, काइटिन। और एनिमल्स में तो होती नहीं है ना। लर्न करते जाओ साथ बाय साथ, सो दैट रिकॉल, जब तुम लेक्चर देख के ख़त्म हो जाएगा ना, तो जब तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो सब चीज़ें तुम्हें रिकॉल होगी। आई होप ये जो चार्ट है वो क्लियर हो गया है, जो तुम्हारे फर्स्ट पेज पे दिया एनिमल क्लासिफिकेशन के, कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, मोनेरा। यूकैरियोटिक में क्या आता है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। फिर यहाँ पे प्रोटिस्टा आता है, फिर मल्टी सेल्यूलर। हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। उसमें भी हमने देखा ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करता है। तो ये हमने पूरा चार्ट देख लिया। तो इससे तुम देखोगे, अगर मैंने मोनेरा में से कोई भी ऑर्गेनिज्म को उठा के देखा तो मुझे क्या पता चल गया कि देखो, सबसे पहले तो ये यूनिसेल्यूलर है, दूसरा ये प्रोकैरियोटिक है ना, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, अच्छा खासा डीएनए नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। तो बस इतना मुझे सब पता चल गया, है ना। अगर मैं बताऊँ एनिमल के बारे में, बताओ, ठीक है, कि बताओ, चलो एनिमल, कोई भी एनिमल उठा लो और उसके बारे में मुझे कैरेक्टर्स बताओ। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी एनिमल जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस होता है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, अच्छा खासा डीएनए होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसकी वजह से काम का बंटवारा हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। उसके पास ये जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो तुमने इतने सारे कैरेक्टर्स बता लिए बस एक ऑर्गेनिज्म को लेके, इसलिए जो एनिमल क्लासिफिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये पढ़ते हैं। यू मस्ट बी लुकिंग वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स अराउंड यू। तुम अपने जगह इतना, अगर तुम आसपास देखो तो इतने सारे एनिमल्स दिखते हैं तुम्हें,
कुछ कुछ जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो पानी पे रहते हैं। तो लैंड पे भी हमने देखा कुछ एनिमल्स है जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, लायन, टाइगर, ये सब लैंड पे रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं जैसे वेल, डॉल्फिन, ये सब पानी में रहता है। सम एनिमल्स क्राउल ऑन द लैंड एंड सम स्विम इन वाटर whereas सम फ्लाई इन द एयर। कुछ जो है वो लैंड पे क्रॉल करते हैं जैसे स्नेक्स, वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, है ना। कुछ जो है वो पानी में स्विम करते हैं एंड कुछ जो है वो उड़ते हैं जैसे हमारे बर्ड्स हो गए। सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन द स्किन whereas सम हैव फेदर्स और हेयर्स। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पे क्या होता है, स्केल्स होते हैं, ठीक है। स्केल्स जैसे स्नेक देखा है, स्नेक की जो बॉडी है उस पर कैसे स्केल जैसे लाइन 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 होता है, तो वो स्केल्स होते हैं। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं जिनका फेदर होता है जैसे बर्ड्स, बर्ड्स के पास फेदर्स होता है। और हम ह्यूमंस को ही देख लो, हमारे बॉडी पे क्या होता है, हेयर्स होते हैं। इन दिस वे देर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमॉन्ग द एनिमल्स। According to the recent studies, the estimated number of animal species is 70 million. कितने स्पीशीज़ है, 70 लाख, 70 लाख स्पीशीज़ है। तो इतने सारे स्पीशीज़ को मैं एक एक पढ़ने जाऊँ तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे, इसलिए हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। तो ये नंबर याद रखना है कि कितने स्पीशीज़ है हमारे अर्थ पे, 7 मिलियन, 70 लाख स्पीशीज़ है हमारे अर्थ पे, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशी में हर एक ऑर्गेन, अभी 70 लाख है भाई, अगर तुम आज से भी चालू करो एक एक तो भी तुम नहीं कंप्लीट कर पाओगे। इसलिए तो मैंने बोला 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे तुम्हें इतने सारे एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज़। इसलिए हम जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट हम उनको ईजिली पहचान पाए, उसके हम कैरेक्टर्स निकाल पाए। अगर मैंने एक ही एनिमल को निकाला तो मैं उसके सारे कैरेक्टर्स पढ़ पाऊँ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था कि किंगडम एनिमेलिया मैंने कंसिडर किया था और उसके सारे कैरेक्टर्स हमने बोल दिए थे। वैसे ही तो यहाँ पे हम एनिमल्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, सो दैट बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़, बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर पाए। क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं तो इतने सारे एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए हम उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि कैसे आया ये थॉट एनिमल क्लासिफिकेशन का। कौन था पहला व्यक्ति जिसने आइडिया दिया कि हमें एनिमल्स को क्लासीफाई करना चाहिए। तो सबसे पहले टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासीफाई द एनिमल्स। भाई साइंटिस्ट को थॉट है कि नहीं भाई इतने सारे एनिमल्स, और अभी भी तुम्हें पता है कि 7 मिलियन तो बस नंबर दिया है, और भी एनिमल्स ऐसे हैं जो अब तक हमने ढूंढे ही नहीं है नेचर में, और भी ऐसे एनिमल्स हैं जो अनडिस्कवर्ड है, अभी तक मिले ही नहीं है, और फ्यूचर में भी बहुत सारे एनिमल्स आते जाएंगे। तो अब इतने सारे एनिमल्स हैं, हम कैसे उनको क्लासीफाई करें। तो साइंटिस्ट ने बोला कि हमें कुछ तो ऐसे तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करना पड़े। तो सबसे पहले जो आगे आए वो है एरिस्टोटल। कौन आए, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो थे एक ग्रीक फिलोसोफर थे, और उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था एनिमल क्लासिफिकेशन का। किसने, एरिस्टोटल ने दिया था। अब उन्होंने कुछ क्राइटेरिया, जब भी तुम एनिमल को क्लासीफाई करते हो ना तो एक क्राइटेरिया तो चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि यहाँ पे हमने बच्चों को डिवाइड किया था 3 ग्रुप्स में, तो क्राइटेरिया क्या था, हाइट, है ना। तो हाइट यहाँ पे क्राइटेरिया था, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। जैसे एरिस्टोटल ने क्या बोला, क्या क्राइटेरिया है, बॉडी साइज़ है, हैबिट है एंड हैबिटेट है। बॉडी साइज़, तो हम बॉडी साइज़ के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। एक ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनकी साइज़ छोटी है बॉडी की, एक ग्रुप में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखते हैं जिनकी बॉडी साइज़ बहुत बड़ी है ना। फिर हैबिटेट, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो लैंड में रहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हवा में उड़ते हैं, तो उनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करें। और कुछ जो होते हैं वो हैबिट्स जो है मतलब एनिमल्स के जो नखरे हैं, बेसिकली हैबिट्स होते हैं उनका, जो कैसे वो रहते हैं किसी जगह पे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं हैबिट्स। व्हाट आर देयर हैबिट्स। So further, as per new development in science, references were changed
एंड देयर बाय द क्राइटेरिया भी चेंज। तो जैसे जैसे और एनिमल्स आते गए ना वैसे वैसे क्राइटेरिया चेंज होता गया। तो एरिस्टोटल ने कौन सा दिया था, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या दिया, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले कौन है, एरिस्टोटल है। 3 क्राइटेरिया लिया था उन्होंने, बॉडी साइज, हैबिट और हैबिटेट। इसके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। और ऐसे याद रख लेना, ए फॉर एरिस्टोटल एंड ए फॉर आर्टिफिशियल मेथड। तो जो अपने एरिस्टोटल थे उन्होंने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बिसाइड्स एरिस्टोटल, अब एरिस्टोटल आगे अपना चले गए, उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए जिसने मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये क्राइटेरिया लो, ये क्राइटेरिया लो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करो। तो वैसे वैसे जो एनिमल क्लासिफिकेशन है ना वो इवॉल्व होते गए। तो एरिस्टोटल तो थे, बट उसके बाद थियोफ्रास्टस आए, उसके बाद जॉन रे आए, उसके बाद लीनियस आए। तो ऐसे जो साइंटिस्ट है ना वो आते गए। और उसके बाद हमें मिला नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया थी वो अलग थी। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लिया था, यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया लिया था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम्स एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होता है। बस क्राइटेरिया याद रख लो कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गैन है, ऑर्गैन सिस्टम है, किस किस प्रकार के सेल्स है, यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है, कौन कौन से क्रोमोसोम्स के टाइप है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब उन्होंने क्लासीफाई किया। एंड बाय द टाइम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन पे, तो अभी जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है ना एनिमल क्लासिफिकेशन, वो एवोल्यूशन के बेसिस पे भी है जो डॉब्ज़ांकी एंड मियर ने दिया था, ठीक है। एंड उसके बाद जो कार्ल वूज है उन्होंने भी एनिमल क्लासिफिकेशन में हेल्प किया। तो फटाफट रिवाइज कर लो कौन कौन से साइंटिस्ट है। सबसे पहले एरिस्टोटल है ना, एरिस्टोटल ने क्या दिया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद और भी साइंटिस्ट है ना, उसके बाद नाम ऐसे रीड कर लेना। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। अब देखो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, हैबिट, हैबिटेट्स एंड बॉडी साइज, है ना। आंख बंद करो, रिवाइज करो। एरिस्टोटल ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया तो किसके बेसिस पे था, बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। उसके बाद हमारा आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किसके बेसिस पे था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम्स एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद जो रीसेंट मैम ने बोला, रीसेंट अभी जो है ना क्लासिफिकेशन, वो किसके बेसिस पे है, एवोल्यूशन के बेसिस पे है, जो किसने दिया था, डॉब्ज़ांकी एंड मियर ने दिया था। और कार्ल वूज जो है उन्होंने भी एनिमल क्लासिफिकेशन में अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, एंड ये जो है ना वो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि बेनिफिट्स क्या है क्लासिफिकेशन के। तो सबसे पहले जो स्टडी है, एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट। अगर मैं एनिमल को क्लासीफाई कर रही हूँ ना तो मुझे एक एक एनिमल को नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पूरे ग्रुप को पढ़ रही हूँ ना तो मुझे पता चल जाएगा कि सारे जो एनिमल्स हैं ना उस ग्रुप में उनके सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ही है। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स जो है ना उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इट बिकम्स कन्वीनियंट। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर ग्रुप। अब मैंने ये बड़ा सा ग्रुप बनाया, इसमें इतने इतने सारे एनिमल्स हैं। अब अगर मैंने किसी ये एक एनिमल के बारे में पढ़ लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सब सारे सेम ग्रुप में, तो इससे मिलते जुलते ही कैरेक्टर्स होंगे दूसरे एनिमल्स में भी। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स इन द सेम ग्रुप। ये हमें एवोल्यूशन के बारे में आइडिया देता है कि भाई एवोल्यूशन हुआ कैसे, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पहले आए, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स अभी नहीं है जो इस ग्रुप में बिलोंग करते थे, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स अभी रिसेंटली इवॉल्व हुए। तो वो हमें एवोल्यूशन का भी आइडिया देता है। एंड दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी। अगर मैंने तुम्हें कुछ कैरेक्टर्स दे दिए और अगर पूछा कि बताओ मुझे कि कौन सा एनिमल इस कैरेक्टर में फिट होगा, तो तुम बता सकते हो एकदम एक्यूरेसी के साथ कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म इसमें फिट हो सकता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद डिफरेंट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वो हमें हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनका हैबिटेट जो है वो भी हमें पता चल सकता है। एंड हमें
एडाप्टेशंस भी शो करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से एडाप्टेशन शो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या क्या एडाप्टेशन शो कर रहे हैं, वो भी हमें इससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज नोन एज एनिमल क्लासिफिकेशन। तो एनिमल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस कि अगर ये एक एनिमल का ग्रुप है तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, और अगर ये दूसरा ग्रुप है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने क्या किया है, एनिमल क्लासिफिकेशन क्या है, किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे। क्लियर, इतना पूरा क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अभी हम आते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन के पहले के टाइम पे कैसे एनिमल को क्लासिफाई किया जाता था। अब सबसे पहले हमने बोला ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड द एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो पहले के टाइम पे ना प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था इनटू कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब मैम ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो होता है ना, इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे देखो नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन दी है कि नोटोकॉर्ड जो है इट इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। अब ये डॉर्सल और वेंट्रल दो नाम जो है ना वो तुम्हें बहुत कॉमन देखने मिलेंगे। तो डॉर्सल का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड, पीछे की साइड पे, बैक साइड, ठीक है। एंड वेंट्रल, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, ठीक है। तो डॉर्सल मतलब बैक साइड, पीछे की तरफ जो है वो तुम्हारा डॉर्सल साइड है। अब जैसे ये अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, ये अगर इंसान है, ठीक है, ये अगर मैंने इंसान बनाया है, समझ लो भाई इंसान है ना, अरे पैर भी तो बना लूँ। अब ये अगर इंसान है ना तो इसका जो ये साइड है, ये जो साइड है ना वो वेंट्रल साइड है, और इसके जो पीछे का साइड है ना, वो उसका डॉर्सल साइड है। तो ये वेंट्रल साइड है और ये डॉर्सल साइड है, समझा। तो वेंट्रल मतलब क्या, आगे की साइड, और डॉर्सल मतलब क्या, पीछे की साइड। तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है ना वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सो व्हाट इज़ अ नोटोकॉर्ड? इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एकदम रॉड की तरह स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है एनिमल के बेसिस पे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, अब देखो, अब अगर मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है ना वो एक टाइम पे नोटोकॉर्ड था। तो तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना अभी पीछे तुम्हारे बैक साइड पे, वो इवॉल्व होके पहले उसको नोटोकॉर्ड बोलते थे, फिर वो इवॉल्व होता गया और तुम्हारे बॉडी में अभी वो स्पाइनल कॉर्ड बन गया, ठीक है। क्लियर है? तो हमने बोला कि हमने ऑर्गेनिजम्स को ये नोटोकॉर्ड एंड कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट में डिवाइड किया। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये पीछे की हड्डी जो है, नोटोकॉर्ड जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, अगर वो है ही नहीं तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, जिसके पास एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है। एंड कॉर्डेट्स क्या होता है, जिसके पास ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। अब सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है, द कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें याद रखना है। कॉर्डेट्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं सॉरी। और ये याद रखना कि जो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स हैं और जो नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स हैं ना वो अपोजिट है एकदम। तो अगर तुमने किसी भी एक कैरेक्टर को याद रखा ना, तो तुमने किसी एक कैरेक्टर को याद रखा ना तो दूसरा कैरेक्टर तुम्हें अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉर्डेट्स के देख लेते हैं, क्योंकि तुम खुद एक कॉर्डेट हो, तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड है, तो कॉर्डेट्स की लर्न करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हम कॉर्डेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ये है यार
कॉर्डेट क्या होता है? जिसके पास नोटोकॉर्ड है, तो इसके पास नोटोकॉर्ड है, सो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। उसके बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। तो हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स है या फिर लंग्स है। अब फेरेंजियल मैम गिल्स तो फिशेस में होते हैं, हाँ फिशेस भी क्या है? कॉर्डेट्स हैं। तो ये गिल स्लिट जो है ना वो फिशेस के लिए बोला है, और अपने पास तो लंग्स होता है। हाँ भाई करेक्ट। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज हॉलो। नर्व कॉर्ड क्या है? यहाँ पे तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो अंदर से खोखला है। मतलब बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, नर्व कॉर्ड इज नॉट स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना इट इज़ योर नोटोकॉर्ड, और उसके अराउंड ना एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। तो ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो डायरेक्ट तुम्हारे ब्रेन में जाता है। तो अगर कुछ भी स्पाइनल कॉर्ड को हो गया ना तो तुम्हारे डायरेक्ट ब्रेन को असर पड़ेगा, इसलिए एक स्ट्रक्चर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड जो होता है हमारे बॉडी में डॉर्सल, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो पीछे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पे है, तो नर्व कॉर्ड भी किधर प्रेजेंट होगा? डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड एंड इट इज़ हॉलो। हॉलो मतलब कि अंदर से खाली है, तभी तो स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है। ये नर्व कॉर्ड है ना, ये अंदर से खाली है, तभी तुम्हारा जो स्पाइनल कॉर्ड है खाली है, तभी तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास हो रहा है। और हार्ट जो है, दिल किधर प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड पे, इधर ही तो है इसका दिल, इधर ही तो है, देखो यहाँ पे बना दिया। तो इसका जो दिल है वो किधर है? वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है ना, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो बस यही लर्न करना है भाई, खुद को देख लो और ये कैरेक्टर्स लिख लो। सबसे पहले तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड है, दूसरा तुम्हारे पास लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, फिशेस में तुम बोलोगे गिल स्लिट्स होते हैं। दूसरा जो नर्व कॉर्ड है वो किधर प्रेजेंट है? डोर्सल साइड, पीछे की तरफ प्रेजेंट है, जो अंदर से खाली है, खोखला है, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं इसलिए वो खोखला है बेचारा। और हार्ट जो है वो किधर प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। अब इसके ही तुम उल्टे लिख दो ना तो नॉन कॉर्डेट्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि बॉडी में क्या है? नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, इसलिए हमने इसको कॉर्डेट बोला। अब यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि इसके पास नोटोकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए तो मैंने इसको नॉन कॉर्डेट बोला। मैंने यहाँ पे बोला था कि इसके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बोल दो कि इसके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट ही नहीं होते। यहाँ पे हमने बोला था कि नर्व कॉर्ड जो होता है वो डॉर्सल साइड पे होता है और अंदर से खोखला होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो नर्व कॉर्ड होता है अगर प्रेजेंट है, दो केसेस है, प्रेजेंट हो भी सकता है, प्रेजेंट हो भी सकता है एंड प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। अगर प्रेजेंट है तो वो वेंट्रल साइड पे होगा, मतलब यहाँ पे आगे की तरफ होगा और सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड होगा मतलब अंदर से खोखला नहीं होगा, अंदर से भरा हुआ होगा, और पेड होगा मतलब जोड़ी होगी। और हार्ट जो होता है अगर प्रेजेंट है, उसके भी दो केसेस है कि प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा हार्ट मौजूद है तो वो किधर होगा? पीछे की तरफ होगा दिल तुम्हारा, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यही बोला मैंने कि कॉर्डेट्स के याद कर लो, नॉन कॉर्डेट्स के वो उल्टा, क्योंकि यहाँ पे ना आता है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो फटाफट रिवाइज कर लो। कॉर्डेट्स में हमने क्या बोला कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट में हमने क्या बोला कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। कॉर्डेट में हमने बोला फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है या फिर लंग्स प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। नॉन कॉर्डेट्स में हमने क्या बोला कि कोई भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं होता, लंग्स तो दूर की बात है भाई, वो तो होते ही नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, इनके पास कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मॉडिफाइड होता है रेस्पिरेशन के लिए। तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि हमारे पास जो दिल है वो किधर है? वेंट्रल साइड पे, हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड पे, इनका जो दिल है वो पीछे है डॉर्सल साइड पे, है ना। और लास्ट हमने क्या बोला कि इनके पास, हमारे पास जो कॉर्डेट्स हैं उनके पास जो नर्व कॉर्ड होता है वो डॉर्सल होता है एंड अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, लेकिन इनके पास जो नर्व कॉर्ड होता है वो किधर होता है? वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और पेड होता है। हमारे केस में ना सिंगल होता है, हॉलो होता है और हॉलो के साथ सिंगल भी होता है, इनके पास पेड होता है, तो यहाँ पे तुम सिंगल भी लिख सकते हो, इनके पास क्या होता है? पेड होता है। डिफरेंसेस पता चल गए। और नोटोकॉर्ड हमने क्या बोला कि इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, जो हमारे नर्व टिश्यूज़ को आइसोलेटेड रखता है, मतलब दूर रखता है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे,
ये जो है ना ये तुम्हारा नोटोकॉर्ड है, और ये जो है ना ये नर्व कॉर्ड है। तो ये क्या हो गया, कॉर्डेट हो गया। अगर मैं बोलूँ कि ये बताओ ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट है कि नॉन कॉर्डेट है, तो तुम क्या बोलोगे, कॉर्डेट है। क्यों? क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और नर्व किधर है, डॉर्सल साइड पे है। एनस, ये क्या है, गिल स्लेट्स है, यहाँ पे देखो फेरेंजियल गिल स्लेट्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ये माउथ है, और ये क्या है, सब मसल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, टेल फिन है, समझो। तो ये हमने देख लिया डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। एंड आता है क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो इसमें ये हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद हमने बोला कि नॉन कॉर्डेट्स जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू 10 फाइलम। अब ये जो नॉन कॉर्डेट्स है हमारे, उसको हमने 10 ग्रुप में डिवाइड किया है। फाइला मतलब ग्रुप समझ लो, तो हमने इसको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 10 फाइलम्स में डिवाइड किए, ठीक है। एंड दे आर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। अब ये तुम नाम रीड करके बोलोगे मैम ये क्या नाम है, हम कैसे याद रखेंगे इसे। डोंट वरी, उसके लिए भी मैंने तुम्हारे एक ट्रिक बना, इतना इजी ट्रिक है ना, तुम्हें ये सारे नाम लाइन में लर्न हो जाएंगे। अब देखो ट्रिक बता के बस नहीं होगा, तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर है, नाम तो लिखना पड़ेगा बोर्ड्स में, तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। नाम कैसे याद करने वो मैं बता दूंगी, लेकिन स्पेलिंग तो तुम बेटा लर्न करनी पड़ेगी ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार और रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे, और उसके बाद हम वापस से ये नाम रीड करेंगे और तुम्हें बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो क्या बोला हमने, प्रोटोजोआ, उसके बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। हमें इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, प्लैटीहेलमिंथिस के बारे में पढ़ेंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज फर्स्ट लेक्चर हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, सो दैट आप सिंक कर सको लाइन में, है ना। तो हम ये 10 फाइलम के सबसे पहले तो क्या देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस ये देखेंगे। हाँ, तो पहले ट्रिक देते हैं, फिर हम रीड कर लेंगे एक बार और ये नाम, और हम फिर ये डिफ्रेंशिएट वाला पार्ट देख लेंगे। अब सबसे बेहतरीन पार्ट जो बहुत लोगों का फेवरेट है, दैट इज़ ट्रिक टू लर्न द नेम्स ऑफ योर नॉन कॉर्डेट्स, जो 10 फाइलम है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले एक स्टोरी है, ये स्टोरी को तुम्हें समझनी पड़ेगी, फिर ये ट्रिक तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है प्रिया, ठीक है। उसके 2 फ्रेंड्स हैं, एक है अनु, और अब देखो मेरे पास 2 नाम हैं, एक है अर्थ और एक है अर्जुन। तुम्हें जो नाम पसंद है तुम ले लो, या तो अर्थ ले लो या तो अर्जुन ले लो, लेकिन मैं अर्थ प्रेफर करूँगी, ठीक है। अर्थ लड़के का नाम है, ठीक है, या फिर अर्जुन ले लो। तो ये है प्रिया। प्रिया जो है ना उसके 2 फ्रेंड्स हैं, एक है अनु और एक है अर्थ या फिर अर्जुन। अब हुआ क्या है ना, प्रिया और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और अनु है, मतलब ये दोनों ही इसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये जो अनु है ना, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये प्रिया जो है ना ये बहुत रो रही है, क्यों? क्योंकि इसने अर्थ के साथ जो है ना वो बहुत बड़ा झगड़ा कर लिया, और अर्थ जो है ना वो बहुत अभी गुस्से में है। तो उसने, प्रिया ने ना उसके लिए हलवा बनाया। वो बोलती है कि मैंने उसको इतना डिसअपॉइंट किया है अर्थ को, तो मैं उसको ये हलवा खिलाऊंगी सो दैट वो हैप्पी हो जाए। तो जब वो हलवा अर्थ के पास लेके गई ना, तो वो जो है वो चिढ़ गया, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया। वो बोला नहीं खाऊंगा मैं ये, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, तूने मुझे बहुत निराश किया है। तो ये जो अपनी प्रिया है ना वो बेचारी रोने लगती है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, और वो अनु को बोलती है यार तू मना ना अर्थ को कि वो मेरा हलवा खाए, क्योंकि मैंने इतने प्यार से उसके लिए हलवा बनाया था, है ना। तो जो अनु है वो उसको बोलती है ठीक है तो टेंशन मत ले, मैं अर्थ को जो है वो समझाती हूँ, अर्जुन या अर्थ को मैं समझाती हूँ, और मैंने जो हलवा बनाया तूने उसके लिए, मैं उसके पास लेके जाती हूँ। समझा, स्टोरी समझा? ठीक है, तो देखते हैं क्या है। प्रिया क्राइड, प्लीज़ आस्क अनु, अर्थ अर्जुन मस्ट ईट हलवा। वो रो के बोली यार मैंने उसका दिल दुखाया है, और मैंने अब उसके लिए हलवा बनाया है, और वो हलवा भी खाने के लिए रेडी नहीं है।
तो वो रोके बोली, अनु यार तू समझा ना अर्थ को कि वो हलवा खाए और मुझे माफ़ कर दे। सो प्रिया क्राइड, प्लीज़ आस्क, अनु को बोली यार अर्जुन को बोल कि वो मेरा हलवा खाए, मस्ट ईट हलवा। सो प्रिया क्राइड, प्लीज़ आस्क अनु अर्थ अर्जुन मस्ट ईट हलवा। तो यहाँ पे प्रिया से आता है पॉरीफेरा, क्राइड से आता है निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा दूसरा नाम है, प्लीज़ से प्लैटीहेलमिंथस, आस्क से एस्कहेलमिंथस, आस्क एस्कहेलमिंथस, अनु एनेलिडा। अब यहाँ पे अर्थ में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आर्थ्रोपोडा तो सिंक हो जाएगा, इसलिए अर्थ आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का का मस्ट, ईट का एकाइनोडर्माटा एंड हलवा का हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा जो है ना उसको हम बोलते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ अवर एनिमल किंगडम, एंड दूसरा आता है मोलस्का, मोलस्का जो है ना इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। तो ट्रिक समझ गया, प्रिया क्राइड प्लीज़ आस्क अनु अर्थ मस्ट ईट हलवा, समझा। तो यहाँ पे हम देख लेते एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिक को भी अच्छे से याद करो, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, नाम को रीड करो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, लिखो, तब ये नाम जो है वो इंसर्ट होगा। ठीक है, अब इन नामों का मतलब क्या है, क्या मतलब है पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिंथस, एस्कहेलमिंथस, एनेलिडा, इसका हम मतलब भी जानेंगे कि क्या मतलब है पॉरीफेरा का, क्या मतलब है निडेरिया का, क्या मतलब है प्लैटीहेलमिंथस का, ये भी हम सब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी बस ये नाम ही तुम 10 फाइलम के जो नाम हैं वही कर लो तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्या बोला, प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा या निडेरिया है ना, प्रिया, पॉरीफेरा, क्राइड, प्लीज, आस्क, अनु, अर्थ, मस्ट, ईट, हलवा। मस्ट ट्रिक है ना, अच्छे से लर्न हो जाएगा। सो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, प्लैटीहेलमिंथस, एस्कहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। अगर ये आपको ट्रिक से समझ में आ रहा है, ट्रिक से लर्न हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर ट्रिक से, मैं तो प्रेफर करूँगी कि भाई ट्रिक मत याद करो, मतलब बिना ट्रिक के ही अगर लर्न हो जा रहा है ये सब फाइलम के नाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सिंस आप ये पहली बार देख रहे हो इतने बड़े बड़े भयानक नाम, तो फिर आपको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, इसलिए मैंने ट्रिक बताया आपको, है ना। अगर अच्छा है बिना ट्रिक के लर्न हो जाता है तो, लेकिन अगर आपको चाहिए कुछ हेल्प करने के लिए नाम, तो आप इसको ऑर्डर में लर्न कर लो, ट्रिक आपको अच्छे से हेल्प कर देगा लर्न करने के लिए सारे नाम। ठीक है, तो ये मैं दूसरा डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाई थी कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच में। तो ये मैं दूसरा डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाई थी कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच में। तो सबसे पहले कॉर्डेट वर्सेस नॉन कॉर्डेट। अब कॉर्डेट तो हमने बोला कि इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये इमेज बताऊँ, ठीक है, तो सिंस आपको अब ट्रिक तो लर्न हो गया है ना, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, मतलब जो नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम थे उसका तो हमने ट्रिक लर्न कर लिया। अब मैंने जो ये डिफरेंशिएट वाला चार्ट लाया था आपके लिए, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का जो डिफरेंशिएट वाला चार्ट है वो एक बार हम देख लेंगे। सबसे पहले की फीचर्स क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बोला कि कॉर्डेट को हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कॉर्डेट को कॉर्डेट, क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उसके पास हॉलो होता है और डॉर्सल होता है, फेरेंजल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्ट एनल टेल की क्या होता है हम बाद में देखेंगे, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस मुझे ये इमेज लाना था ये बताने के लिए कि देखो ये जो है ना ये नोटोकॉर्ड है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखो दिख रहा है कुछ नोटोकॉर्ड जैसा कुछ दिख रहा है, नहीं। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऐसा कोई भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नोटोकॉर्ड बोला। समझ में आ गया। तो ये ट्रिक हमने दी है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कॉर्डेट और क्या होता है नॉन कॉर्डेट। अब ये लास्ट हम जो पैरा है जो है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये जो लेक्चर 1 है वो एंड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला
कि ऑल द कॉर्डेट एनिमल्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल फाइलम। देखो हमने बोला कि हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया किस में, कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में, है ना। हमने क्या किया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया किस में, कॉर्डेट्स में एंड नॉन कॉर्डेट्स में। तो ये कॉर्डेट्स वालों को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि कॉर्डेट्स वालों को मैंने एक फाइलम में डाल दिया, सो दिस इज फाइलम 1। और दूसरे जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनको मैंने दूसरे फाइलम में डाल दिया, सो दिस इज फाइलम 2। तो कॉर्डेट्स को मैंने एक फाइलम में डाल दिया और नॉन कॉर्डेट्स को मैंने दूसरे फाइलम में डाल दिया। तो यही हमने बोला है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमने कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिवाइड किया। सारे कॉर्डेट्स को एक फाइलम में डाल दिया, है ना, और उसको नाम दे दिया फाइलम कॉर्डेटा। और जितने भी दूसरे हैं उनको हमने नॉन कॉर्डेटा में डाल दिया, फाइलम नॉन कॉर्डेटा। अब जो तुम्हारा फाइलम कॉर्डेटा है ना, इतना डिटेल में नहीं देखना, बस सुन लो क्या ये नाम तुम्हें हो जाए। अब जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है ना, वो फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। नॉन कॉर्डेट्स में तो हमने 10 फाइलम पढ़ लिए, प्रोटोजोआ, है ना, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ पढ़ा, पॉरीफेरा, बोलो बोलो साथ में नाम बोलो, पॉरीफेरा। फिर क्या पढ़ा, निडेरिया पढ़ा, निडेरिया के बाद क्या पढ़ा, प्लैटीहेलमिन्थेस, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा, एस्कहेलमिन्थेस। उसके बाद क्या पढ़ा, एनेलिडा, है ना। फिर क्या पढ़ा, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद मॉलस्का। उसके बाद एकाइनोडर्माटा एंड उसके बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा, हेमिकॉर्डेटा। समझो। तो ये तो 10 फाइलम पढ़ लिए, तो इसको तो हमने पूरे एक ग्रुप में डाल दिया, नॉन कॉर्डेटा को, और दूसरा हमने कॉर्डेटा। अब कॉर्डेट जो है ना, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, यूरोकॉर्डेटा, दूसरा ये एक ग्रुप बना दिया। दूसरा हमने ग्रुप बना दिया सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा हमने बना दिया ग्रुप विच इज़ वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्रेनिएटा। अब इसका मतलब क्या होता है, नाम, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान में रखो कि कॉर्डेट्स को हमने किस में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो हमारा कॉर्डेटा, अब इसमें भी और फर्दर डिवीजन किए। जो वर्टिब्रेटा है ना, उसको हमने डिवाइड किया है परम में। परम में सबसे पहले एक आता है साइक्लोस्टोम्स, उसके बाद आता है परम। परम क्या होता है मैम, परम मतलब यहाँ पे पाइसेस मतलब मछलियाँ, एम्फीबियंस, उसके बाद वी हैव रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स के बाद आते हैं एव्स, और एव्स के बाद आते हैं मैमल्स। समझा। तो ये होता है क्लासिफिकेशन, दिस इज़ योर एनिमल का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे यही बोला है इन्होंने कि जो फाइलम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को हमने फर्दर डिवाइड किया है साइक्लोस्टोम्स, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो ये हमने बोला। नॉन कॉर्डेटा जिसको हमने डिवाइड किया, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, एकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा, जिसको हमने ट्रिक के थ्रू लर्न कर लिया। और दूसरा हमने पढ़ा नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में हमने डिवाइड किया यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा। यहाँ पे परम याद रखना, और ये साइक्लोस्टोम्स है। तो पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स और साइक्लोस्टोम्स। तो ये पूरा जो है वो क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन है। दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज इन प्रैक्टिस टिल नाउ। तो ये जो है ये हम रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं। एंड अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो फॉलोड। वी विल स्टडी दिस न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ। सो ये जो है ना
ये नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स का. At present, according to the five kingdom classification which was given by Robert Whittaker, multicellular organisms are divided into kingdom are included in kingdom Animalia. This system of classification is based on body organization, body symmetry, body cavity, germinal layers और segmentation. और इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैविटीज़ क्या होता है, जर्माइनल लेयर्स क्या होते हैं, सेगमेंटेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो सो थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए. आज तक इतना ही था. अब आपका होमवर्क क्या है, जैसे ही आपने ये वीडियो कंप्लीट किया सबसे पहले आप जाओगे और टेक्स्ट बुक रीड करोगे. जिधर तक मैंने पढ़ाया है, जो पेज नंबर तक हमने रीड किया है वो आप रीड करोगे, सारे चीज़ों को रिकॉल करोगे एंड जो 10 फाइलम्स के नेम है वो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. तो हम लेक्चर नंबर 2 में बहुत जल्द मिलेंगे. और आपको जो भी इशू आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा वो आप कमेंट कर दो. आपको चाहिए कि नहीं मैम ये अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये इम्प्रूव करो ये चीज़, तो भी आप लिख दो एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. और नेक्स्ट वीडियो इससे और ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू.